नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही चुका है, आपको आज मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातें करने चल रहा हूं, जिसमें मैं आर्टिकल 74, 75, 77 और 78 को डिस्कस करूंगा, जो कि आपको दिख ही रहा है। आज जो मुद्दा है ये प्रधानमंत्री के जो कार्य बताया था, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्य। अभी तक मैंने 30 क्लासेस जो बनाई हैं, 30 नहीं 35-34 क्लासेज हैं, 30-35 क्लासेज जो पॉलिटी की बनाई है, उसके बाद की बातें हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब यही है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हमारा मतलब यही है कि मैं उस परिषद की बातें करने चल रहा हूँ जो सरकार के, भारत सरकार के कार्य को डिसाइड करता है। कार्य जो राष्ट्रपति, जिसके राष्ट्रपति के नाम पे कार्य होता है और कार्य कराने का जिम्मेदारी जिसके अंदर है, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, और जियोग्राफी और अदर क्लासेज जो मैपिंग वगैरह की क्लासेज हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक मुद्दे को, एक एक चीज़ों को समझना है आपको, तो पूरी आराम से धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं, एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको एक भूमिका बांधता हूँ, फिर उसके बाद एक एक आर्टिकल को पकड़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पहले शुरुआत मैं करता हूँ इस तरीके से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हमारा आशय ये है कि जैसे कोई कार्य होता है, कोई कार्य होता है, कार्य कौन करता है? कार्य करने की जिम्मेदारी है मंत्रिपरिषद की। ठीक है, समझिएगा, मंत्रिपरिषद कार्य कर रही है, मंत्रिपरिषद। और सारे कार्य किसके नाम पे किए जाएंगे? कार्य जो होंगे वो किए जाएंगे राष्ट्रपति के नाम पे। राष्ट्रपति के नाम पे सारे कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। और राष्ट्रपति से करवाता कौन है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है, या यूं कहूं किसकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होता है? तो आप कहोगे पीएम, यानी प्रधानमंत्री। समझ में? अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी मैं क्या करने वाला हूं इस क्लास में। पूरा बस इतने में ही सार समझ गए होंगे कि इस क्लास में मैं करने क्या वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 74 से। मैं इसको रब करता हूं, इसको इरेज करके। राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा। ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिपरिषद है उसकी अध्यक्षता पीएम करेगा। पीएम क्या होगा? अध्यक्ष होगा इसका। ये बात गौर से देखिएगा कि पीएम की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि उसको सहायता करेगा कार्य करने में और परामर्श देगा। अब बात ये आती है परामर्श। परामर्श क्या चीज है? इसको अभी मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड करता हूं। पहले आपको सहायता वो बता देते हैं, परामर्श ही बता देता हूं। चलो, परामर्श शब्द के लिए मैं 2 चीजें लिख रहा हूं, आप देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। 42वां, 42 और 44। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 1978। क्या हुआ कि 42वां जो परामर्श शब्द था, जो मंत्रिपरिषद थी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद थी, वो परामर्श देती थी। यानी कार्य करने के लिए फला कार्य है या फला कार्य है, राष्ट्रपति को भेजती थी और राष्ट्रपति सिग्नेचर करता था या उस पर सहमत देता था, तो वो कार्य किया जाता था कि जैसे भारत सरकार कार्य करती थी। तो उसमें परामर्श क्या हुआ? परामर्श शब्द जो था 1976 के पहले तक परामर्श का मतलब करे या ना करे, या करने के लिए बातें कोई स्पष्ट नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो कि केशवानंद भारती का, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव, मतलब झलक दिखता है केशवानंद भारती केस का, जिसको मैंने आपको डिस्कस किया था। एक वीडियो है पीछे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पॉलिटी में। उसमें आपको 42वां संविधान बताया था। परामर्श शब्द को क्या किया 42वें संविधान संशोधन ने? इसको बाध्यकारी बता दिया। क्या कहा? बाध्यकारी है। कहा कि जो ये जो परामर्श देता है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, वो बाध्यकारी होगा। ठीक है, बाध्यकारी होगा। तो ये जो बाध्यकारी शब्द हुआ, बड़ा अजीब सा हुआ कि करना ही है, करना है, कोई राष्ट्रपति रबर स्टाम्प हो गया।
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक शब्द और जोड़ा गया। राष्ट्रपति के विवेकशील शक्ति को विवेकपूर्ण शक्ति को बढ़ाकर 44वें संविधान संशोधन में एक शब्द यहाँ पे जोड़ा गया। इसी पे वो जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अगर जो परामर्श दिया गया है कार्य के लिए उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार करके बदले या ना बदले उस पर डिपेंड नहीं करता, जो भी पुनर्विचार के बाद लौटाएगा राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया परामर्श शब्द। अब बात आती है कि सहायता कैसे करता है। सहायता मैंने जैसा कि बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सहायता के लिए क्या करेगा, कोई जैसे विधेयक है वो बिल कैसे बनता है, विधेयक है, विधेयक में क्या होगा कि मंत्रिपरिषद ने एक कार्य को कि भैया 3 तलाक का मुद्दा हुआ या कोई भी मुद्दा हुआ, जैसे है कोविड-19 चल रहा है, दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, या मान लो दिल्ली के जैसे ये समझिए कि लॉकडाउन लगाना ही हुआ, तो जैसे विधेयक टाइप का या कोई मंत्रिपरिषद की एक सलाहकारी परिषद बनी, सलाहकारी परिषद है प्रधानमंत्री के अंडर में, जिसने निर्देश दिया या निर्णय लिया कि भैया देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा देना चाहिए और इन सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए, यातायात को बंद कर देना चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए। जैसे पिछले साल 2020 में आपने देखा होगा, वो चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। तो ये विधेयक क्या होगा, ये विधेयक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति सहमत दे देगा, तो वो क्या हो गया, कार्य हो गया, भारत सरकार का कार्य हो गया। तो वही बात है कि सहायता करने से आशय यही है, कार्य अगर सही देखा जाए तो कार्य तो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद ही करता है। जो आपने सुना होगा एक शब्द की सारे कार्य तो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति नहीं करता, तो आप गलत बोलते हो। सारे कार्य तो मंत्रिपरिषद करता है, मंत्रिपरिषद अकेले प्रधानमंत्री नहीं करता, वो जो उनकी परिषद है, जो उनकी काउंसिल है, उसी को तो कहते हैं मंत्रिपरिषद। अभी आगे बताते हैं। ये जो बाध्यकारी शब्द हो गया। अगला जो आता है, जो ये सलाह है, परामर्श है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये परामर्श जो देगा, ये परामर्श को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता, ले जाया जा सकता, ठीक है। अब ये जो परामर्श देगी, जो मंत्रिपरिषद जो भी परामर्श देगी, अच्छी बुरी गंदी जो भी परामर्श देगी, इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकता, किसी प्रकार की न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, किसी प्रकार के न्यायालय में नहीं लिया जा सकता। ये इसकी खासियत है कि जैसे आपने सुना होगा कि संसद में कार्यवाही की, न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकती। इसकी बातें मैं अभी 2 वीडियो बाद संसद में करने वालों, फिर भी जान लीजिए ये परामर्श जो भी दे रहा है उसको न्यायालय पे नहीं ले जा सकता। कि जैसे लॉकडाउन का परामर्श दिया तो आप न्यायालय पहुंच जाओ कि नहीं मंत्रिपरिषद ने ऐसे सलाह क्यों दिया, भाई उसका काम है कार्य करना, उसको न्यायालय नहीं ले जा सकता। तो ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत ये दोनों चीजें आती हैं। आर्टिकल 74 के अंतर्गत इतने कार्य आते हैं। क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलिए आर्टिकल 75 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब बात आती है 75। आर्टिकल 75 कहता है कि जो मंत्रियों की नियुक्ति है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, अभी बातें हो रही है, धीरे धीरे देखिए सब चीज़ें क्लियर होंगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। किस प्रकार होता है इसको देखिएगा। इस शब्द को डिफाइन करता हूँ। जैसे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को पी से लिख रहा हूँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है। चुनाव नहीं होता, बार बार बता चुका हूँ, नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्त करता है, अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर, परामर्श पर जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, यानी राष्ट्रपति करेगा।
ये देखिए सलाह शब्द यहाँ पे परामर्श कहूँ या सलाह शब्द कहूँ, ये भी यहाँ पे भी सलाह का मतलब जो है यहाँ पे बाध्यकारी है। ठीक है, क्या है? बाध्यकारी है। ये सलाह जो है बाध्यकारी है, यानी इसका एक अलग मतलब ये निकाल सकते हो आप कि जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है जिसकी सलाह प्रधानमंत्री दे, या यूं कहूं केवल उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है जिनकी सलाह प्रधानमंत्री ने दी हो। क्लियर है? क्लियर है ना? प्रधानमंत्री की जो सलाह होगी उन्हीं पे, और साथ ही प्रधानमंत्री की परामर्श पे उनको बर्खास्त भी कर सकता है, क्योंकि ये सभी प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे धारण करते हैं। ये हो गया। आर्टिकल 75 एक चीज और क्लियर करता है, वो ये क्लियर करता है कि जो मंत्रिपरिषद होगा, जो मंत्रिपरिषद है, देखिएगा लिख रहा हूं, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या सदन के केवल 15% ही हो सकती है, केवल 15% ही हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? देखिए मंत्रिपरिषद का जो आकार है, ये आर्टिकल 75 ही कह रहा है, मंत्रिपरिषद का आकार कह रहा है कि सदस्यों की जो संख्या है मंत्रिपरिषद में, वो सदन मतलब लोकसभा कहूं या राज्यसभा कहूं, सदन के केवल 15% ही हो सकती है, अधिक से अधिक 15% हो सकती है। ठीक है, 15% से अधिक नहीं हो सकती, केवल 15% हो सकती, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकती। ये बात गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये चीजें बताता है। और एक चीज और, आर्टिकल 75 को एक नाम से और जाना जाता है, जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनको मिटा के जो चीजें लिख रहा हूँ आप प्लीज लिखिएगा, क्योंकि अगर ऐसे देख रहे हो तो फिर देखते ही रह जाओगे, आप जिंदगी भर देखते ही रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। जो मंत्रिपरिषद है, आर्टिकल 75 एक चीज और कह रहा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है, सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है या करता है। ठीक है, लिख लिए ये चीज, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व करता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व करता है, इसका बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। पहली बात, जितने कार्य हैं, लोकसभा यानी निचला सदन बोला जाता है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा जब संसद की बातें करेंगे। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा को सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है। इस शब्द को बड़ा ही समझिएगा कि ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य वाला है, भी क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी निर्णय होगा, जो लोकसभा या कहूँ मंत्रिपरिषद का निर्णय होगा, इसमें दो बातें मैं क्लियर करूंगा, सामूहिक उत्तरदायित्व को, जो लोकसभा का निर्णय माना जाएगा, लोकसभा का जो निर्णय आएगा या कहूँ जो भी निर्णय आएगा या सरकार के जो भी निर्णय होगा, उसके प्रति सभी मंत्री उत्तरदायित्व होंगे सामूहिक रूप से। और जो मंत्री उस निर्णय के अगेंस्ट है, उसको अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के उसके पद को बर्खास्त कर सकता है, उसको बर्खास्त करवा सकता है। फिर से सुनिए, लोक सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी निर्णय है लोकसभा का, उसको आपको मानना पड़ेगा। आपका व्यक्तिगत निर्णय माना जाएगा। अगर आप उस निर्णय के खिलाफ हैं
अगर निर्णय हो चुका है यानी आदेश आ चुका है, सरकार के नियम बन चुके हैं, अगर आप उसके खिलाफ हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के आपको आपके पद से बर्खास्त करवा सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब आप पढ़ सकते हो, आप बुकों में किताबों में यही मिलेगा आपको, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, एक आर्टिकल 75 में एक बात और आएगी, ये देखिए 75 में ही कई बातें मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिए क्योंकि आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हो या आजकल चाहे जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो, पेपर में इतना ज़्यादा गहराई से, इतना ज़्यादा बारीकियों से प्रश्न आते हैं कि आपको हर एक चीज़, हर एक बिंदुओं को समझना पड़ेगा, हर एक पहलुओं को समझना पड़ेगा। अब हर एक पहलुओं को समझिए, देखिए मेरी मेहनत तभी सफल मानी जाएगी जब आप एक एक बिंदु को समझेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे। देखिए बहुत विषम परिस्थितियों में मैं क्लास बनाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं खड़ा होकर बना रहा हूँ, बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं। समझ लीजिए कि मेरे अलावा, मेरे व्यक्तिगत रूप से पर्सनल, मेरे अलावा कोई नहीं चाहता कि मैं पढ़ाऊँ, जो मुझे जानता है। फिलहाल देखिए जो मंत्री हैं, ये मुझे लेट से याद आ रहा है, बोला भी, मंत्री हैं वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है ना, जो मंत्री हैं, चाहे जो भी मंत्री हो, चाहे जिस सदन के मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री यानी सांसद होने ही चाहिए, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत शब्द, अब एक एक शब्दों को समझिए। देखिए प्रसाद पर्यंत क्या होता है, प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ पे यही है, आप समझिए, प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति चाहे जब उनको उनके पद से बर्खास्त कर सकता है, यानी उनके पद से उनको टाटा बाय बाय कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन प्रधानमंत्री, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री को किसी भी समय राष्ट्रपति दिमाग में आया हटो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहो कि बहुमत प्राप्त नेता को राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। अगर बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री है तो उसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। ये दूसरे शब्दों में कहूँ, जब तक प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, राष्ट्रपति चाह के भी उसे नहीं हटा सकता। सीधी बात, सीधा एकदम क्लियर फंडा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, और चीज़ें तो आप जानते ही होंगे कि बहुत सारी इसमें बातें हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें यही हैं। अब बात आती है आर्टिकल 77 की। आर्टिकल 77 की बात करता हूँ, लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 77 कह रहा है कि जो भारत सरकार के कार्य हैं, भारत सरकार के कार्य कैसे होंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी कार्य होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे यानी राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। भारत के जितने भी कार्य हैं सब किसके नाम पे किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। ये प्रश्न भी आता है, बहुत बार आता है, रिपीट एंड रिपीट मारता है ये प्रश्न कि किसके नाम पे किए जाते हैं। भारत में सब कार्यों का दायित्व कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। जितने भी कार्य हो रहे हैं उनका दायित्व कह दो तो राष्ट्रपति है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये राष्ट्रपति पद हुआ, सब कुछ संविधान करवा रहा है, लेकिन अगर पद वो कहूँ कार्यों को किसके नाम पे किया जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम पे किया जा रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जितने भी आदेश हैं वो किसके नाम पे किए जाएंगे, प्रेसिडेंट, या ओवरऑल कहूँ सारे कार्य कहूँ, अगर संविधान के अनुसार कहूँ, यहाँ कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे कार्य राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद किसकी अध्यक्षता में काम करता है, प्रधानमंत्री। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कौन काम कर रहा है, राष्ट्रपति, लेकिन करवा कौन रहा है, प्रधानमंत्री। तो समझ गए ना।
ये चीज़ें हैं, सिर्फ 77 में यही दिया गया है। और 78 की बातें मैंने किया ही है, 78 मैं सीधे लिख दे रहा हूँ। 78 है प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य, इसको भी डिफाइन कर ही देता हूँ। प्रधानमंत्री के कार्य छोटा सा एक बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट मार देता हूँ। प्रधानमंत्री के कार्य क्या है? प्रधानमंत्री क्या करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति कराएगा। पीएम मंत्री की नियुक्ति कराएगा, ठीक है, मंत्री की नियुक्ति कराएगा और मंत्री की नियुक्ति कराएगा और सारे कार्य या कार्यपालिका कहूं, कार्यपालिका राष्ट्रपति व कार्यपालिका के बीच सूचना संवाद कराएगा। सारे चीज़ों की दायित्व है कि सारी सूचनाएं, कार्यपालिका की सारी सूचनाएं, जैसे जो कार्य हो रहा है, क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है, सब राष्ट्रपति को कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री का दायित्व है। साथ ही राष्ट्रपति जो भी आवश्यक कार्यों की जानकारी, ये कहूँ राष्ट्रपति जो भी जानकारी चाहता है उसको मुहैया कराने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति का होगा, ये प्रधानमंत्री का होगा, ठीक है। अब ये आती है बातें, एक चीज़ क्लियर हो गया। अब एक बात मैं 88 की बात कर लेता हूँ। 88 में एक चीज़ लिखा गया है। 88 एक चीज़ से मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, बस एक ही चीज़ इंतज़ार करिए। 88 आर्टिकल 88 कहता है कि जो सदन है, कोई भी मंत्री सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, या यूँ कहूँ कि सदन में भाग लेने, कार्यवाही में हिस्सा लेने या वोट देना ना देना की जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 88 प्रदान करता है। 88 उनको प्रदान करता है। सदन में मंत्रियों के अधिकार को 88 बताता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही शानदार क्लास है, छोटी सी क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर ही हो गई होंगी। तो प्लीज़ शेयर किया करिए। देखिए अभी बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग देख रहे हो, अभी पता नहीं क्या हो गया है, आप लोगों के सब्सक्राइबर तो बढ़ते जा रहे हो लेकिन देख कम रहे हो, ये थोड़ा सा अचंभा है मेरे लिए। कैसे देखिए इतनी बेहतरीन क्लासेज हैं, इन्हीं क्लासेस के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान आप ये इस कोरोना टाइम में आप आराम से देख सकते हो। लोगों को शेयर करिए, थोड़ा सा मोटिवेट होना होता है। मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने चैनल का लोगो लगा रखा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर या जिसको ज़रूरत हो उसको मदद करना। सिर्फ उम्मीद यही है कि आपकी मदद हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो इसके लिए आप सहयोग कर सकते हो। मैंने पहल की है, आप सहयोग करो, आपके पास तक जाएगी, आपके पास तक बातें पहुँचेंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।